नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो कहीं धूल में दब गया था। ये कहानी है प्राकृत की, एक ऐसी जबान जो कभी करोड़ों लोगों की धड़कन थी, पर आज शायद ही हम उसे याद करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सबने सुना है कि संस्कृत देव भाषा थी, मतलब देवताओं की भाषा, एकदम शुद्ध, परिष्कृत और महान। पर कभी ये सोचा है कि प्राचीन भारत में जो आम लोग थे, बाजारों में, खेतों में, अपने घरों में, वो आखिर कौन सी भाषा में बात करते थे? और इसका सीधा सा जवाब है प्राकृत। और सुनिए, ये कोई एक अकेली भाषा नहीं थी, बल्कि भाषाओं का एक पूरा का पूरा परिवार था। ये वो ज़बानें थीं जो किसी व्याकरण के नियमों से नहीं बंधी थीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत और आवाज़ों से अपने आप जन्मी थी। सबसे दिलचस्प बात तो इसके नाम में ही छिपी है। प्राकृत शब्द बना है प्रकृति से, जिसका मतलब होता है नेचुरल, ओरिजिनल। यानी इसका नाम ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये एक सहज भाषा थी। इसे किसी ने लैब में या किसी किताब में बनाया नहीं था, बल्कि ये लोगों के बीच एकदम स्वाभाविक तरीके से खुद ब खुद पनपी थी। और बस यहीं से भाषाओं की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक शुरू हो जाती है कि भाई पहले कौन आया? क्या प्राकृत संस्कृत से निकली या फिर संस्कृत प्राकृत से? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब इसको लेकर ना दो बड़ी थियरीज हैं। एक हेमा कहता है कि देखो, असली प्रकृति यानी जो सोर्स है वो तो संस्कृत है, और प्राकृत वो उसी का एक बदला हुआ थोड़ा सरल रूप है। लेकिन एक दूसरा और उतना ही मजबूत तर्क भी है। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, प्राकृत तो पहले से मौजूद थी, वो प्राकृत थी यानी पहले से बनी हुई। तो इस नज़रिए से देखें तो लोगों की असली नेचुरल भाषा तो प्राकृत थी, और बाद में उसी से नियम वगैरह बनाकर संस्कृत को घड़ा गया। इस पूरी बहस को समझने का शायद सबसे खूबसूरत तरीका इस एक लाइन में छिपा है। जरा सोचिए, संस्कृत है कूप जल, यानी कुएं का ठहरा हुआ पानी, एकदम शुद्ध, गहरा और अपनी जगह पर स्थिर। और प्राकृत, वो है बहता नीर, नदी का पानी जो हमेशा बहता रहता है, हर मोड़ पर बदलता रहता है और जीवन की हर आवाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता जाता है। लेकिन प्राकृत सिर्फ आम लोगों की बोली बनकर नहीं रह गई। अरे इसका सफर तो यहां से और भी ज्यादा शानदार हो जाता है। यह जुबान आम बोलचाल की गलियों से निकलकर प्रशासन, धर्म और बेहतरीन साहित्य के ऊंचे मुकाम तक पहुंची। इसका विकास हजारों सालों में फैला हुआ है। शुरू में ये शिलालेखों और राजाओं के फरमानों की भाषा बनी। फिर आया इसका सुनहरा दौर, जब इसमें बड़े बड़े महाकाव्य और नाटक रचे गए। और फिर आखिर में ये अपभ्रंश में बदली, यानी एक ऐसा रूप जो आगे चलकर आज की हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की बुनियाद बना। तो अगर कोई ये सोचता है कि प्राकृत बस एक मामूली बोली थी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। इसका लिटरेचर, इसका साहित्य इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये ऊंचे दर्जे की कला और गहरे विचारों को सामने रखने में कितनी माहिर थी। एक शानदार मिसाल देता हूं, कर्पूर मंजरी। ये 10वीं सदी का एक पूरा का पूरा नाटक है, जिसे महाकवि राजशेखर ने सिर्फ और सिर्फ प्राकृत में लिखा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक मुकम्मल साहित्यिक रचना थी जो ये साबित करती है कि प्राकृत का अपना एक अलग मजबूत वजूद था। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि खुद राजशेखर ने इन दोनों भाषाओं के मिजाज के बारे में क्या महसूस किया। उन्होंने लिखा, संस्कृत की बनावट में एक पुरुष जैसा कठोरपन है और प्राकृत की बनावट में स्त्री जैसी कोमलता। इससे पता चलता है कि प्राकृत के कलाकार अपनी भाषा की इसी नरमी और मिठास को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। पर यह कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी नहीं रह गई है। प्राकृत आज भी हमारे बीच मौजूद है, जिंदा है, और अब जाके उसकी विरासत को वो पहचान मिल रही है जिसकी वो हकदार है। हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारत सरकार ने प्राकृत को एक क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। एक तरह से ये मानना है कि हाँ, इसका हजारों साल पुराना इतिहास और इसकी साहित्यिक परंपरा वाकई महान है। और सबसे जरूरी बात, प्राकृत का वो बहता नीर आज भी रुका नहीं है। आज जो भाषाएं हम बोलते हैं, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, भारत की ये सभी बड़ी और जीती जागती भाषाएं जानते हैं कहां से निकली हैं? सीधे प्राकृत से। तो अगली बार जब इनमें से कोई भी भाषा कानों में पड़े, तो ये जरूर सोचना कि इसमें हजारों साल पुरानी प्राकृत की एक गूंज छिपी हुई है। तो चलिए हम अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, एक सवाल के साथ।
संस्कृत और प्राकृत की ये जो कहानी है, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर भाषा होती क्या है। क्या ये सिर्फ व्याकरण के सख्त नियमों का एक ढांचा है, या फिर ये लोगों के जज्बातों, उनकी ज़रूरतों और उनकी आवाज़ों का एक बहता हुआ दरिया है? शायद जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है।